नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का संचयन भाग 2 का सेकंड लेसन सपनों कैसे दिन पढ़े। इससे पहले हमने पाठ पहला जो हरीर का पढ़ लिया है। तो सपनों कैसे दिन पाठ सेकंड आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले उसकी जो कवि है, कवि का नाम ओके, सपनों कैसे दिन, उसके लेखक गुरुदयाल सिंह, जन्म 10 जनवरी 1933 और मृत्यु 2016, स्थान नानका, गांव फता, जिला बरनाल जिले में नानका गांव में उसका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले जो पाठ का सार इस प्रकार पाठ प्रवेश लेते हैं, उसके बाद कई परिचय हम लेंगे। तो गुरुदयाल सिंह द्वारा लिखित इस पाठ में जो वर्णन किया गया है, बचपन की स्मृतियाँ, बचपन का खेलकूद का आनंद, मामा के घर, स्कूल का होमवर्क, स्कूल की जो घटनाएं, सारी जो बात का बताया गया है। तो लेखक परिचय से पहले अब थोड़ा पाठ प्रवेश लेते हैं। तो इस पाठ में राजस्थान और हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने वाले साधारण परिवार के बच्चों, जो लेखक के बाल मित्र हैं, साधारण परिवार फैमिली में से आने वाले बच्चे, उसकी बात जो की गई है, बाल मित्र है लेखक के, तो उसकी जो बचपन की स्मृति है वो हमें बताना चाहते हैं। उसकी जो मनोवृत्तियाँ का बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। तो लेखक के साथ खेलने वाले सभी बच्चे बिखरे बालों के साथ, नंगे पांव, टूटे बटन वाले शर्ट, कुर्ते, गिरते पड़ते हुए, चोट खाते हुए, एक दूसरे की भाषा न समझकर भी हाव भाव समझते हुए खेलते रहते थे। गली मोहल्ले के बच्चे खूब पिटाई होने पर खेलना नहीं छोड़ते। सभी बच्चे स्कूल जाने का नाम से डरते थे। यही नहीं कि उसके घर वालों भी उन्हें पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे, काम पर जोर देते थे। स्कूल की क्यारियों से फूल तोड़ना, छुट्टियों में ननिहाल जाना, दूध दही खाना, तालाब में नहाना, ये सब गांवी प्रवृत्ति है। तालाब में तैरना, रेत पर टीले पर जाना और अपने शरीर पर रेत लगाना, वहाँ लेट जाना और फिर तालाब में फिर से छलांग लगाना, ये सारी बातें बताई गई है। उस समय छुट्टियाँ होती है और जैसे छुट्टियाँ धीरे धीरे समाप्त होती जा रही, तब फिर स्कूल का गृह कार्य पूरा न होने पर पीटने का डर बना रहता है। और स्कूल में जो पीटी साहब है प्रीतम चंद का, जो स्काउट का अभ्यास करवाते हुए नीली नीली झंडियाँ, नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़कर 1 2 3 कहते हुए झंडी को ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा में जब हिलाते हैं, खाकी वर्दी पहनी होती है और उसके जो बूट पहने होते हैं, वो बहुत ही बच्चों को अच्छा लगता है। परेड करते हुए पीटी साहब जब शाबाशी देते हैं, तब सभी बुकों में दी हुई गुड़ों से ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार यहाँ जो वर्णन किया गया है, और उसके बाद पीटी साहब का जो स्वभाव, और सामने मास्टर प्रीतम चंद स्कूल हेडमास्टर है, उसका स्वभाव, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे और बच्चों को व्यवस्थित सभी को संभालते थे। तो इसी स्वभाव से प्रीतम चंद को थोड़ा रेस्टिकेट भी किया था। तो गुरुदयाल सिंह का जन्म परिचय लेते हैं। 1933 में जन्म हुआ। तो पंजाब के जेतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में, सिंपल मामूली सा परिवार में जन्मे गुरुदयाल सिंह ने बचपन में किलो और हथौड़ों से, जैसे हम सुथारी काम करते हैं, खिल्ली हथौड़ी मिस्त्री काम करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उसने अपना जो व्यवसाय है, पैसा है, वो भी स्टार्ट रखा था। उसके बाद उस पढ़ाई शुरू की। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे और पहली कहानी 1957 में पंचदरिया
पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस प्रकार अखबार में पूर्ति आती है, पूर्ति में कोई भी कवि के कोई न कोई लेख आता है, उसी प्रकार उस समय पत्रिका में प्रकाशित हुई। और जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ने का मौका मिला। नसीबदार है जो गुरुदयाल सिंह ने उपन्यास लिखा, वही स्कूल में अभ्यासक्रम में पढ़ाना मौका मिला। अंत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। प्रोफेसर के पद से उसने निवृत्त लिया, अवकाश ग्रहण किया। तो गुरुदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश, उसकी जो भाषा शैली है, ठेठ गांव के अंतिम छोर, ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन खेतीहर, मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते थे। जो पात्र, जो कथा वस्तु लेते हैं, जो उपन्यास लिखते हैं, जो नाटक लिखते हैं, उसमें जो पात्र होते हैं ना, वो बहुत ही गरीब मजदूर, खेतीहर, खेत करने वाले किसान और पिछड़े समाज है, दलित वर्ग है, उसका वो वर्णन करते थे, जो सदियों से अपने समाज का उस दूषित व्यवस्था से शिकार बने हुए हैं, उसे बाहर निकालने की बात की गई। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं, यानी कि जिस प्रकार कोई बीमारी हो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर हमें नुकसान करता है, हमारी हड्डियों को गला देते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो हमें ही गलाती जाती है, हमें ही नष्ट करती है। ये लेखक को बहुत ही दुख होता है। तो उनकी पूरी मानसिकता को दिनहीन और बेबस बनाए हुए हैं। इन लोग अपनी जो परंपरा है, रीति है, उसकी जो व्यवस्था है, वो उसके नुकसानकारक है, इसलिए उसका आवाज उठाने का प्रयत्न किया है। तो पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरुदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, अन्य पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक की कई देशों की यात्रा भी की है। लेखक के होने के नाते बहुत सारे देशों में भ्रमण किया है, घूमने। अब उन्होंने अब तक 9 उपन्यास 9 और 10 कहानी संग्रह, एक नाटक, एक एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की। तो गुरुदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, अब देश पराया, सांझ सवेरे और क्या जानूं मैं कौन, आत्मकथा है। जो यही आत्मकथा उसे कॉलेज में पढ़ने का उसे मौका मिला। ठीक है, तो ये कहीं परिचय, इसके अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सपनों कैसे दिन, यानी कि बचपन के दिनों का जो घटनाओं का वर्णन किया गया है। कभी कहते हैं कि एक बार बचपन फिर से आजा, क्योंकि बचपन में हम सारी खुशियां, न कोई जिम्मेदारी, न कोई फर्ज, न कोई सपने और न मन में कोई द्वेष, न घृणा, न तिरस्कार, और सबके साथ में हम पढ़ते हैं। तो उसके बारे में बताया है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था, लेकिन एक समान सभी बच्चे ऐसे नन्हे फटीहाल, कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस खेलने में ध्यान, नंगे पांव, फटी एड़िया, मेली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते, तो उसके पांव नंगे होते, चप्पल नहीं होता है, फटी मेली सी कच्छी, ऊपर जो पहनते हैं कुर्ते चब्बा, टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बालों को कोई ठिकाना न हो। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ है, उसको चढ़ते हैं, खेलते हैं और नीचे को भागते हैं, तो गिर कर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते हैं। लकड़ी की जो बहुत सारे जख्म लगते हैं, लकड़ी से, लकड़ी का ढेर है, उस पर से फिसलते हैं,
शरीर बहुत सारा जख्मी हो जाता है और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते हैं, है नहीं। जिस प्रकार एक तो पहले से ही फटे हुए पुराने कपड़े हैं और वो भी लकड़ियों में फंस जाता है तो बहुत सारे जैसे झालर जैसा बन जाता है, तार तार हो जाता है। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव भी गंदा हो गया है, धूल हो गया है, जख्म लगा है तो जख्म में जो खून निकलता है, लहू निकलता है, उसके ऊपर रेत मिट्टी जम जाती है। पिंडलिया लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते एकदम बुरा हाल पिंडलियों में लगता है, घुटनों में भी ईजा होती है, मेले है, मिट्टी रेत लग गई है। और जब घर जाते हैं तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह पर तरस खाने कि बहुत सारे जो जख्म लगा है तो दया नहीं चाहिए, ओ मेरे बेटे को इतना सारा लग गया है। और माँ बहनें तरस खाने की जगह और पिटाई करती, मना करने के बावजूद भी खेलने जाता है ना, डांटती है, पिटाई करती है। कईयों के बाप बड़े गुस्सा वाला स्वभाव, कई के बाप ऐसे होते हैं, बहुत पीटते हैं, गुस्सेल हैं और पीटने लगते ये देखते कि बच्चा खेलते आया हुआ है, शर्ट फट गया है, बहुत जगह चोट लगी है और ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और पीटने लगते तो वह ध्यान भी नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहाने लगा है। इतनी थप्पड़े मारते, चाहे कान आए, चाहे नाक आए, चाहे गाल आए, सब जगह थप्पड़ मारते हैं, उसमें से लहू बनने लगता है, उसका भी ध्यान नहीं रखते या उसके कहाँ चोट लगी है वो छोटी सी बात का दरकार नहीं करते। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाना, भूल जाना, क्योंकि बाल सहज स्वभाव है, बच्चों जैसी वृत्ति है। इतना सब होने के बावजूद भी वो दूसरे दिन ये सब भूलकर खेलने भागता है। ये बात तब तक ठीक है जब समझ में आई। अब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया, ये बात छोटी बात थी, लेकिन जो बीएड की कक्षा है, यानी कि टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, तो बीएड की डिग्री आपको प्राप्त करना है, तो ट्रेनिंग कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। वो करने गया तो वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। एक बुक आता है, विषय आता है बाल मनोविज्ञान, उसमें बच्चों की सहज वृत्ति, बच्चों का स्वभाव, बच्चों का चंचल मन के बारे में जो बताया है, ये तब ये समझ में आया कि बच्चे से क्यों खेलते हैं। तो ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर भी वो खेलने चले जाते हैं। बाल सहज वृत्ति है। तो इस प्रकार बच्चों की जो मन में इच्छा है वो बच्चे करते रहते हैं। तो मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते हैं। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव में से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के तो आसपास के जो परिवार है, फैमिली है, वो इसी प्रकार ही जैसे कि सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बस गए। यानी कि जहाँ पर भी हमारा व्यवसाय हो, जहाँ पर हमारा दाना पानी मिले, वहाँ पर हम स्थायी हो जाते हैं। तो ऐसे आसपास गांव से आकर बसने लगे हैं। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली, छोटा सा घर है, गली है, गांव में लोग कम है तो गली भी उजड़ी है। तो उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे, हमारे परिवार थे, और हमारी सभी की आदतें टेव भी कुछ मिलती जुलती थी, एक समान थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। मतलब वो गली में रहने वाले घर है, सभी घर के बच्चे हैं, सभी की इच्छा एक ही थी कि स्कूल जाना ही नहीं है। और जो कभी गए थे तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए। स्कूल जाते हैं पर स्कूल जाने में पढ़ाई में रुचि न थी, इसलिए बस्ता लेकर जाते तो है पर बस्ता ले बैग वो तालाब में फेंक देते हैं और फिर स्कूल गए ही नहीं, कभी नहीं गए। न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, माता पिता ने भी उसे समझाया नहीं, स्कूल जाने के लिए दबाव नहीं डाला। यहाँ तक कि परचूनी आढ़तिये, राशन या किराने की दुकान, छुटक के व्यापारी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते थे, क्योंकि क्यों बड़ा होकर उसे सिखा देगी, हिसाब किताब भी सिखाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित
घनश्याम दास से लंडे। हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि खाता वही, पढ़वा कर दुकान पर जो भैया है यहाँ पर खाता है, दुकानदार के पास जो होती हिसाब की बुक, भैया लिखाने सिखा देंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे खाता वही हिसाब किताब। और मुनि कि जो कभी सभी काम है वो सिखा देगा, वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीप भी सीख नहीं पाया, एक शब्द भी सीख नहीं पाया। नहीं, उर्दू भाषा में है अलिफ बे जीप च, यानी कि क ख ग ये शब्द भी सीख सका नहीं है। इसलिए गांव वाले सभी अपने बच्चों को जबरदस्ती कोई भी स्कूल भेजना चाहते नहीं थे। तो हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से है। जो सोसाइटी में जो गांव में रहते हैं वो अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी, मार्केट यार्ड, पहले का जो व्यापार का क्षेत्र है उसे मंडी कहते थे, जहाँ पर राशन सब्जी सब बेचा जाता है। तो व्यापार या दुकानदारी करने के आए हुए परिवारों का गांव है। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ आ पाते थे, कम समझ आती थी। स्वाभाविक है कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, हरियाणा के लोग आए हैं तो हरियाणी बोलते हैं, राजस्थानी लोग आते हैं वो उसकी भाषा बोलते हैं। तो स्थायी लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो उसकी बातों को समझ पाने में असमर्थ है। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी। वो लोग बातें करते हैं, क्या बातें करते, क्या बोलते हैं, सुनकर हंसी आती थी। परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते हैं। खेल का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम आपस में बातचीत करते हैं, इशारा करते हैं और तब उसी वक्त हमें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। कि पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेडण के दिन, यानी खेलने का दिन, 4 दिन बचपन कैसे कब बीत गए। सवाई कह रहे 1 महीना छुट्टी का होता है, धीरे 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 करते सारा महीना बीत जाता है, खेलते खेलते पता भी नहीं चलता है, पूरा महीना छोटा लगता है। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो, यानी कि सभी बच्चे वो स्कूल जाना और कमरे में बैठना वो कैद समझते थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे, मदद करने लगे। उसके परिवार नहीं, माँ बाप जो भी काम कर रहे थे वो काम से सहायता करने लगे। जैसे खेती है तो खेती करने लगे बच्चे, या तो अन्य जो व्यापार है तो व्यापार में काम मदद करने लगे, या अन्य व्यवसाय जैसे लुहार हो, कुम्हार हो, मिस्त्री हो, वो सब अपने अपने काम में जुट गए। तो बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, यानी कि जो लॉन है, लॉन में खेलना बहुत अच्छा लगता है। लॉन उसे आकर्षित करती है और पुष्प की जो सुगंध है, खुशबू है, उसे बहुत मनमोहक, मन को मोहने वाली लगती थी। तो ये शब्द शायद आधी सदी पहले की पुस्तक में पढ़े थे। आधी सदी मतलब 50 साल पहले की पुस्तक में पढ़ा था, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि एक वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। यानी कि बचपन की हमारी इच्छा है, हमारे भाव है, ये वाक्य से तुलना करते हैं कि घास अधिक हरा और सुगंध अधिक मनमोहक, कि बचपन की जो इच्छा है वो हमें अनुकूल है। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे। जब वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले जो रास्ता आता है और रास्ते के दोनों साइड अलियार के जो पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ को इस प्रकार जो काटा गया है, कटाई की है, वो ढंग तरीके से जो काटे छाटे हैं झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते हैं। उस छोड़ को, उस पेड़ को लेखक डंडिया कहते थे। उसके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक, सुगंध आज तक भी आंख मूंदकर वो महसूस कर सकता हूं, क्योंकि हर दिन वो पत्तों की सुगंध हम लेते हैं। और आज शायद वो पेड़ सामने ना हो, पत्तों की सुगंध से मैं पहचान जाऊं ये डंडिया का पेड़ है। और इन
दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों, स्कूल में लगाए हुए जो छोटे छोटे पुष्प पौधे में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। लॉन के आसपास, एक सीढ़ियों के आसपास कई तरह से फूल उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूसरी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। और उसे तोड़ना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी प्यून माली से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। आंख बचा करने की मुहावरा है चोरी छुपे, चपरासी माली को पता भी ना चले, ऐसे ही वो फूल तोड़कर भाग जाते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध, पुष्प की इतनी तेज सुगंध थी, बहुत सूंघने में अच्छा लगता था। मैं आज भी महसूस कर पाता हूँ। बचपन की किया हुई घटना है, उसे आज भी लेखक याद करते हैं, परंतु याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या करते होंगे। फूल तोड़ लेते हैं, रास्ते में चलते थे थोड़ा सूंघ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हो कुछ लेखक को भी याद नहीं है कि शायद जेब में डाल देते होंगे, सूंघकर पॉकेट में जेब में रख देते हैं, या माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती होगी, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के तरह मेमनों की भांति चढ़ जाया करते थे। बकरी के मेमनों की भांति, बकरी के बच्चों की भांति, जो बकरी के बच्चे हैं जो पेड़ के जो पत्ते खाते हैं, चबाते हैं, उसी प्रकार पुष्प के एक एक पंखुड़ी हम भी चढ़ जाए ने चबाया जाया करते होंगे। ये लेखक को भली बात याद नहीं है, फिर भी वो पुष्प तोड़ते थे। वो अपनी घटना का वर्णन किया है लेखक ने। अब जब अगली श्रेणी में दाखिल होते, श्रेणी कक्षा स्वाभाविक हर साल कक्षा बदलते हैं, दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े, हम एक साल बड़े हो गए, सयान होने का एहसास, हम एक साल बड़े हो गए, समझदारी एहसास से उत्साहित हो भी होते हैं। हाँ, हम फोर्थ में आ गए, फिफ्थ में आ गए, ऐसा खुशी भी होती है, प्रोसेस भी होते हैं। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियां, एक खास पहले की जो व्यवस्था थी कि परिवारों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए आगे वाली जो कक्षा में बच्चे पढ़ चुके हैं उसके पास से वो जो पढ़ा हुआ बुक हम खरीदते थे, आधे दाम में ऐसे कम, तो नई हो या पुरानी पुस्तक हो, कापियां हो, किताबों से न जाने कैसी बास गंध आती थी कि इन मास्टरों को के डर से कांपने लगते। या तो क्या आने वाली पढ़ाई एक कक्षा आगे पढ़ते हैं तो मास्टर शिक्षक जो चेंज हो गए, या तो पुस्तक का डर कांपने लगते, जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते हैं, जो उस श्रेणी में पढ़ा चुके होते हैं उसे डर भी लगता है, तो इसी कारण वे भी वो स्कूल छोड़ना पसंद करते हैं। नई कॉपियों में भी नया सिलेबस आएगा, बड़ी बड़ी पुस्तक आएगी, इससे भी थोड़ा डर है। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, जिस प्रकार हमारा भी यह सिस्टम है सीबीएसई बोर्ड में अप्रैल महीना जो पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वही प्रथा थी जो 1-1.5 महीना पढ़ाई होती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ, मतलब समर का जो छुट्टी है 35 दिन का जो छुट्टियाँ वो शुरू हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह से याद है कि वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों तक का तो फर्क है, यानी पहला दिन और स्कूल का आने का अगला दिन, वेकेशन की छुट्टियों का आखिरी दिन का बहुत बड़ा फर्क था। तो पहले 2 दिन सप्ताह तो खूब है, 2-3 सप्ताह, वीक 20-21 दिन खूब खेल कूद हुआ करती थी, होमवर्क का कुछ भी याद नहीं, मौज मस्ती से खेलना, आनंद करना, और 20 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं मस्ती में, खेल कूद में। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते हैं, माँ के साथ, माँ को एक मौका मिलता है, चलो वेकेशन में मायके जाके आते हैं, मामा के घर जाते हैं, ननिहाल मामा के घर, वहाँ नानी खूब दही दूध दही मक्खन खिलाती रहे। सवाई के रानी का भांजा आया है बनो, तो दूध दही बहुत खिलाती है, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था मामा का गांव, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था।
लेखक का अपने गांव में जो तालाब, मंडी का तालाब है, वहाँ पर भी, लेखक के ननिहाल में भी, मामा के घर में भी इतना बड़ा तालाब था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, सुबह निकल पाते, तालाब में नहाते और फिर से नानी से पास आते, जो जी में आता मांग कर खाने लगते। स्वाभाविक है कि ज़्यादा बारिश का पानी भरा हुआ हो, तालाब हो, स्विमिंग पूल हो, उसमें आप ज़्यादा नहाओगे तो बहुत भूख लगेगी। ऐसे ही लेखक भी जैसे ही घर आया, नानी के पास जाकर जो भी आया, जो भी मांगा, जो भी दिया, मांग कर खा लेते थे। नानी हमारे बोलने का ढंग या कम खाने के कारण बहुत ही खुश होती थी। लेखक जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तुलना होती है, दादी माँ के अपने पोते, नानी माँ के अपने पोते, और यहाँ लेखक बहुत मीडियम खाता है, कम खाता है और अच्छी तरह से बोलता है। ये ढंग उसे बहुत अच्छा लगा और अपने पोतों को हमारी तरफ बोलने और खाने पीने को कहती, देखो भांजा, सीखो कुछ सीखो। उसी प्रकार दादी माँ अपने पोतों को कहती है। और जिस साल ननिहाल न जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते हैं। लेखक ने अपने गांव में ही, वो जिस वेकेशन की छुट्टियों में अगर मामा के घर न जा सके हो तो अपने गांव में तालाब है, वहाँ पर भी नहाने चले जाते हैं। कपड़े उतार पानी में कूद जाते हैं। जैसे तालाब देखा, फटाफट कपड़ा निकाला और सीधे पानी में कूद जाते। और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर आकर, जहाँ रेती का टीला हो, ऊपर जगह हो, टीले पर आकर रेत के ऊपर लेट जाते, सो जाते हैं। और फिर पूरे शरीर पर, गिले शरीर में रेत, जब गर्म रेत लग जाती है, पूरा शरीर में रेत शरीर में घिसते हैं और खूब रेत से लथपथ कर उसी तरफ भागते और सीधा ऊंची जगह पर जाते और तालाब में छलांग लगा देते हैं। ऐसे बहुत बार करते हैं। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भागते हैं। रेत शरीर पर लगाया है, तालाब में छलांग लगा दी है, गंदले पानी से साफ किया और फिर जाते हैं टीले पर, फिर रेत लगाते हैं और फिर छलांग लगाते हैं। ऐसा बहुत बार करते हैं। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार या 15-20 बार करते, बहुत बार कहते हैं। कई बार तालाब के में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक, तरवैया छलांग लगाते तालाब में और अक्सर ऐसा करते हैं कि हम सीख गए हो। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना आता नहीं था। साथी अलग, सहपाठी, गांव के सभी लोग, इसमें 2-3 को ही तैरना आता था, बाकी किसी को आता नहीं। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, पानी जहाँ गहरा हो, यानी कि ऊंडाई ज़्यादा हो, तो दूसरे उन्हें बाहर लाने के लिए किसी भैंस के सींग, जब बाहर आना है तो गहरा पानी है, तैरना आता नहीं है, तब उसे चिल्लाते हैं कि भैंस के सींग या दुम कुछ को पकड़कर बाहर आने की सलाह देते हैं। डरो मत, भैंस के सींग को पकड़ लो, और उन्हें ढांढस, विश्वास, दिलासा बंधाते हैं। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता है, तालाब का पानी गंदा है, तो बुरी तरह खांसते हुए, उधरस खाते हुए, छू छू करते हुए, कई बार ऐसा लगता है कि सांस रुकने लगी है, गंदा पानी है, परंतु हाय हाय करते, छी छी करते करते किसी न किसी तरह से तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार तालाब में नहाने का जो अद्भुत आनंद है वो गांव के लोगों को मिलता है। मौज है, न कोई टेंशन है, एकदम शांत मनोबल से वो तालाब में नहाते हैं, चाहे ननिहाल हो, चाहे गांव का तालाब हो। अब फिर धीरे धीरे अब छुट्टियां समाप्त होने लगी है, फिर छुट्टियां बीतने लगती है, तो दिन गिनने लगते हैं कि आज कितना दिन बाकी है छुट्टी का, और प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता है कि खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता है। अब तो होमवर्क करना पड़ेगा, हर दिन स्कूल का होमवर्क का डर बढ़ता है। अब धीरे धीरे खेलकूद, तालाब में नहाने का जो इच्छा थी उसे भूलने लगता है, और मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया है होमवर्क करने का, उसका हिसाब लगाने लगते हैं। अब 10 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, तो कितना काम है, तो कितना हर दिन करेगी तो हमारा हो सकता है। जैसे हिसाब के मास्टर जी के 200 से कम सवाल कभी न बताते, यानी कि मैथ्स के सम है वो 200 करने के लिए होमवर्क में देते थे। अब मन में हिसाब लगाते
कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, यानी हर दिन 10 ही करना है। जब ऐसा सोचते शुरू करते तो छुट्टियां का 1 महीना बाकी हुआ करता था। अभी तो सोच रहे हैं कि हम एक दिन में 10 करेंगे तो 20 दिन में 200 सवाल 200 हो जाएगा। पर ऐसे कहते हैं काम करना, कहना और करना, कथनी और करने में जो फर्क है ऐसे ही यहाँ पर दिखाई देता है। और धीरे धीरे छुट्टियां और भी समाप्त होती जा रही। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते, धीरे धीरे गिनते हैं एक एक दिन कैसे कल से करेंगे, कल करेंगे, आज खेल लेता हूं, तो 10 दिन और बीत जाते हैं। अब स्कूल की पिटाई, पनिशमेंट, मार का डर और बढ़ने लगता है। परंतु डर भुलाने के लिए आश्वासन देना है, क्योंकि अपने आप ही तो रास्ता हम सोचते हैं। तो भुलाने के लिए ये सोचते हैं कि 10 दिन किया क्या, सम 10 ही क्या, सवाल 15 या 20 भी हो सकता है। अब 10 की जगह पर हम हर दिन 5 एक्स्ट्रा, तो 15 भी आसानी से हम कर सकते हैं, रोज निकाल सकते हैं। अब जब ऐसा हिसाब लगाने लगते हैं तब छुट्टियां कम होने लगती है। धीरे धीरे छुट्टियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और जैसे जैसे दिन भागते हैं दिन बहुत छोटे लगते हैं, क्योंकि खेल कूद में हम पूरे दिन व्यस्त होते हैं तो दिन हमारे बहुत छोटे लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। तो स्कूल का भय डर बढ़ जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे स्कूल या तो सूरज भागकर दोपहर में छिप जाते हैं, स्कूल का समय नजदीक आ रहा है, दिन बहुत छोटा लगता है। जैसे जैसे दिन छोटे होते लगते हैं और स्कूल का भय और बढ़ने लगता है। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते हैं जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते हैं। ये 200 सम करना इससे अच्छा है कि 2 थप्पड़ खा लेंगे, ये 20 दिन की झंझट, ऐसे बहुत सारे हैं। यानी कि सर का मार खाना है वो सस्ता सौदा समझते हैं। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे, लेखक स्वीकार करते हैं कि मैं पिटाई से बहुत डरता है, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। यानी कि जो मार खाने के लिए स्वीकार करता है वो बहादुर की तरह वो सोचते लगते। लेकिन ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता स्कूल का लीडर ओमा हुआ करता है। उस समय ओमा है वो स्कूल का नेता है, लीडर है। तो उसका वर्णन हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते कि ओमा का कोई विकल्प हम ढूंढे, पर निष्फल गए, असफल रहे, कोई नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियां, मारपीट का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल, सूरत ही सबसे अलग थी, सबसे अलग थी। एक ऐसा अनोखा व्यक्ति, ताकतवर था, गाली भी देता था, बातें भी करते थे, किसी को पीटते तो उसकी नानी याद आती थी। तो उसका चेहरा देखते, हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी घर में गोरी हुई, उसके ठीक में 442, हाइट में छोटा है, 442 के शरीर पर ऐसा लगता है जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। हाइट में छोटा है और सिर बड़ा है, तो बिल्ली जो छोटी है और उस पर बड़ा तरबूज रखते हैं तो अद्भुत नज़ारा होता है। तो ऐसा ही ओमा का सिर बड़ा है तो बेढप सा चेहरा है उसका। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँख हो, जैसे नारियल में 2 आंखें होती है उस प्रकार बड़ी आंखें, नारियल की सी आंखों वाला बंदरी के बच्चे सा चेहरा, जैसे बंदर का बच्चा हो उसका चेहरा ऐसा हो, इसी उसका चेहरा है। और भी अजीब लगता है, विचित्र लगता है। सिर बड़ा है, नारियल सी बड़ी बड़ी आंखें है, बंदर जैसा चेहरा है, तो सबसे देखने में अलग है, अनोखा है। तो लड़ाई वो हाथ पांव से नहीं करता है क्योंकि सिर बड़ा है। किसी के पेट में एक सिर का
ढीक मारा, जिस प्रकार सांड ढीक मारता है तो सामने वाले की हालत बुरी हो जाती है, तो यहाँ पर भी लड़ाई भी वो हाथ पांव से नहीं पर सिर से किया करता था, सामने वाले व्यक्ति को गिरा देता था। जब सांड की भांति फुंकारता है, जब आपने देखा होगा दो सांड आमने सामने जब लड़ने के तैयार हो, एक दूसरे के सामने गुस्से से देखता है, क्रोध से खड़े होते हैं, फुंकारता है और सिर झुकाकर किसी के पेट में या छाती में मार देता उमा, तो उसे उससे हाइट में दुगुने तिगुने, यानी कि वो छोटा है, उसके सामने कैसा भी पहलवान क्यों ना हो, हाइट में कैसा भी बड़ा क्यों ना हो, दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते हैं, उसे दर्द होता है, चिल्लाते हैं। और हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली, हड्डी पसली हो, ये उमा अपनी टकर से, अपनी माँ से किसी की छाती की पसली न तोड़ दे। हमें डर था, हमें बीक लगता था कि उमा से लड़ाई नहीं करो भाई, नहीं तो फिर अपना हड्डी तोड़ने को तैयार रहो। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। जिस रेल की टक्कर से कोई बच नहीं सकता है, उसी प्रकार ये उम्मा की टक्कर से बचना मुश्किल है। तो रेल कोयले से चलने वाली गाड़ी है, इसका इंजन बहुत ही बड़ा हो और भयंकर भी होता है, तो उसी प्रकार ये उम्मा की टक्कर बहुत बड़ी टक्कर होती है, बहुत ही खतरनाक टक्कर होती है, बहुत ही भयंकर टक्कर होती है। तो सामने कितने भी बलवान ताकतवर क्यों ना हो, उसे गिरा देता था, उसे चोट लगाते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब ये पहला जो भाग हमारा पहला सेशन यहाँ समाप्त करते हैं और आगे की जो पढ़ाई है वो दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। तब तक जो क्वेश्चन आंसर इसमें दिया गया है वो पढ़ लेना है, ठीक है, और फेयर बुक में इसके सभी क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। अस्तु।